हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। एंड सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज़ मैंने 2 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, लेकिन आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, सो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे डोरमेंट कंपनी का। ओके, तो डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट बहुत बच्चों ने पढ़ा है, सबको आता होगा, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग सिर्फ डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देते हैं। ठीक है, सो मैं आज इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली में जो डोरमेंट कंपनी का कंसेप्ट है वो है क्या। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं, सेक्शन क्या कहता है, फिर उसके बाद में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि एक्चुअली में डोरमेंट कंसेप्ट है क्या। ठीक है, जो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन है वो सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है। ओके, कौन सा सेक्शन है? 455। ओके, तो सेक्शन हमारा क्या बोलता है, सेक्शन में क्या क्या लिखा है, हम सबसे पहले ये बातें पढ़ेंगे। सेक्शन बोलता है कि वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अगर कोई भी कंपनी इस एक्ट के अंदर फॉर्म होती है या फिर रजिस्टर्ड होती है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, क्या काम करने के लिए? पहला काम ये कि वो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है। कंपनी कह रही है हम अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे। और टू होल्ड एन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो एसेट्स को होल्ड करना चाहती है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मतलब वो अभी ना एसेट्स होल्ड करना चाहती है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी अपना कोई इन्वेंशन किया है उसने, उसको भी वो पेटेंट कराना चाहती है। कुछ उसका म्यूजिकल वर्ड, आर्टिस्टिक वर्क, ये सारी चीजें हैं, तो उसको वो कॉपीराइट कराना चाहती है, अपना लोगो वगैरह ट्रेडमार्क कराना चाहती है अभी से ही। एंड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर 2 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और कंपनी ने पिछले 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है। जो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों उन कंपनीज के लिए है जो न्यूली आना चाहती है। ओके, जो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस पाना चाहती है बट वो न्यू कंपनी है, वो न्यू कंपनी बोल रही है आरओसी को कि भाई हम तो अभी बिजनेस नहीं करेंगे, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, हम एसेट्स होल्ड करना चाहते हैं अभी, और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना चाहते हैं। ओके, तो इस वजह से कि वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर पाए, और मतलब अभी उनके पास कोई काम नहीं है, वो एक फ्यूचर पीरियड में कोई काम करेंगे, तो उसके लिए वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जो ये वाला कंसेप्ट है, ये ऐसी कंपनी के लिए है जो एग्जिस्टेंस में है, मतलब जो पहले से ही कंपनी चल रही है। अगर उसने पहले कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो ये उन कंपनीज के लिए है कि वो कंपनीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कैसे ले सकती है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, सच अ कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी। मैं अभी इनएक्टिव कंपनी की भी आपको डेफिनेशन बताऊंगी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है? इनएक्टिव, पहले तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनएक्टिव मतलब वो एक्टिव नहीं है, वो अपना काम नहीं कर रही है। ठीक है, कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। किसको एप्लीकेशन देते हैं? रजिस्ट्रार मतलब आरओसी को देते हैं। इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। जो कंपनी क्या करना चाहती है, इसको चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करना चाहती है? सबसे पहला तो ये है कि वो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है। ठीक है, सेकंड केस इन्होंने क्या बोला कि वो होल्ड करना चाहती है क्या? एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, और वो क्या है? नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। और वो क्या है? कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। ओके, कंपनी क्या करेगी? कंपनी फाइल करेगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको फाइल करेगी? आरओसी को। ठीक है, किसके लिए? फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी।
ओके, ये इसका पूरा कंसेप्ट है। मतलब देखो, डोरमेंट कंपनी का क्या सीन है, इसका ये है कि जो कंपनी है वो अभी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो एक फ्यूचर प्रोजेक्ट करना चाहती है, एसेट्स वगैरह होल्ड करना चाहती है, अपना ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट को रजिस्टर्ड कराना चाहती है। और कंपनी क्या कर रही है, अगर कोई न्यू पुरानी कंपनी है जो पहले से एग्जिस्टेंस में है, वो उस कंपनी ने क्या किया है, कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो अगर ऐसा कोई केस है तो कंपनी क्या करेगी, वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस होल्ड करना चाहेगी, ताकि वो डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाए। बट आप ये पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इससे फायदा क्या होगा कंपनी को, अगर कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले ले तो कंपनी को इससे बेनिफिट क्या होगा। आपको पता होगा कि अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट में, तो आरओसी उस कंपनी, मतलब जो कंपनी है वो एप्लीकेशन फाइल करती है किसको, आरओसी को। तो आरओसी क्या करता है, अपनी रजिस्टर में उस कंपनी का नेम जो है मेंशन कर लेता है। ओके, अगर कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया और उसके बाद कंपनी इनएक्टिव है, मतलब कोई काम ही नहीं कर रही है, तो आरओसी को पता चलेगा कि हाँ वो काम नहीं कर रही है, तो आरओसी क्या करेगा, उसका नाम स्ट्राइक ऑफ भी कर देता है। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। तो उसमें आरओसी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी जो है काम नहीं कर रही है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है और ये पहले से रजिस्टर्ड इसने अपने आप को करा लिया है, तो आरओसी क्या करता है, उसका नाम जो है स्ट्राइक ऑफ कर देता है, मतलब अपने रजिस्टर से हटा देता है। ओके, तो इन कंपनीज को ये बेनिफिट मिलता है कि ये लोग कंपनी वगैरह पहले से बना लेते हैं, एसेट्स होल्ड कर लेते हैं, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट करवा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आरओसी को एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं कि देखो भाई, हम अभी तो बिजनेस करना नहीं चाहते, हम फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, ठीक है, लेकिन आप हमें जो है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, जिससे हमारा जो नाम है वो स्ट्राइकिंग ऑफ के अंदर भी कवर नहीं होगा और हम जो है फ्यूचर में काम कर सकेंगे। तो इस वजह से जनरली कंपनी क्या करती है, जो अभी इनएक्टिव है, वो काम ही नहीं कर रही है, तो वो क्या करेंगी, आरओसी को एप्लीकेशन फाइल कर देगी फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी। ओके, तो इसका कंसेप्ट ये है। तो आरओसी कितने सालों के लिए इनको जो सर्टिफिकेट देता है, आरओसी जो इनको सर्टिफिकेट देता है वो पता है कितने सालों के लिए देता है, 5 इयर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी को 5 इयर्स के अंदर अंदर, ठीक है, 5 इयर्स के अंदर अंदर अपने आप को किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, एक्टिव कंपनी में। अगर कंपनी अपने आप को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा पाई 5 साल के बाद, तो इसका नेम रिमूव हो जाएगा, बिकॉज ये जो स्टेटस है डोरमेंट कंपनी का, ये सिर्फ 5 इयर्स के लिए ही मिलता है। अगर 5 साल बाद भी कंपनी, आरओसी ने इनको नोटिस दिया कि अब आप अपने आप को एक्टिव में कन्वर्ट कर लो, और कंपनी कह रही नहीं अभी तो हमारा प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी हमें और भी टाइम लगेगा, 1-2 साल या मतलब 1 महीना 2 महीना, तो आरओसी उसके लिए एक्सटेंशन पीरियड ग्रांट नहीं करेगा। ओके, तो मतलब डोरमेंट कंपनी का जो स्टेटस, मतलब जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो ओनली फॉर 5 इयर्स के लिए ही मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने एक कंसेप्ट, अभी एक मैंने आपको बताया था इनएक्टिव कंपनी, वहां पे लिखा हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनएक्टिव कंपनी कौन सी कंपनी होती है। तो इनएक्टिव कंपनी वो कंपनी होती है जिनका क्या है, सबसे पहली कंडीशन है नो बिजनेस ऑपरेशन, मतलब वो कोई भी काम नहीं कर रही है, अपने बिजनेस को नहीं चला रही है। ओके, दूसरा है नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, उसने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है, आरओसी को कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइलिंग नहीं की है। ओके, तो इस वजह से क्या है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कवर हो गई है। या फिर जो कंपनी है उसने AOC 4 और MGT 7 आरओसी को लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किया है। AOC 4 और MGT 7 क्या होता है, ठीक है, AOC 4 हमारा किसका होता है, फॉर्म नंबर एनुअल अकाउंट्स का, मतलब जो कंपनी है उसने अपने जो एनुअल अकाउंट्स है वो आरओसी को फाइल नहीं किए हैं। एंड दूसरा है MGT 7, तो MGT 7 क्या है, एनुअल रिटर्न का, मतलब कंपनी ने ना ही अपने एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न दोनों ही आरओसी को फाइल नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब प्लस, अगर कंपनी और होता है यहाँ पे तो चलता, लेकिन यहाँ पे एंड है। ओके, तो एंड का आप ध्यान रखेंगे, ना ही उसने एनुअल अकाउंट फाइल किए हैं, ना ही उसने एनुअल रिटर्न फाइल की है,
तो ये कंपनी किसकी डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी, इनएक्टिव कंपनी की डेफिनेशन में। ओके, सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही। दूसरी क्या है, उसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है 2 फाइनेंशियल ईयर से। एंड थर्ड है कि उसने AOC 4 और MGT 7 भी फाइल नहीं किया है ROC को 2 फाइनेंशियल ईयर से। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, मींस इसमें बोला है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब सारी ट्रांजैक्शन सिर्फ इन ट्रांजैक्शन को छोड़ के। मतलब अगर ये सारी ट्रांजैक्शन होती है तो कंपनी जो है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। सारी ट्रांजैक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, अदर देन मतलब इन चारों को छोड़कर। ठीक है, तो पहली कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कौन सी है, पेमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफिस एंड रिकॉर्ड फीस टू ROC। अगर वो कंपनी क्या कर रही है, अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए पेमेंट कर रही है तो वो इसके अंदर कवर नहीं है। कंपनी ने कोई फीस ROC को पेमेंट करी है, वो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। पेमेंट टू कंप्लाई एक्ट, कंपनी को कुछ रूल्स रेगुलेशंस एक्ट का फॉलो करना था, मतलब फुलफिल करना था सारा प्रोसीजर, तो उसके लिए उसने CA को या CS को कोई भी पेमेंट की है तो उसके लिए वो भी हमारा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अगला है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू सब्सक्राइबर, जो कंपनी के सब्सक्राइबर थे उनको क्या किए हैं, शेयर्स की अलॉटमेंट की है। सबसे पहली 4 कंडीशन कौन कौन सी, कि अपनी कंपनी को मेंटेन करने के लिए कोई मतलब अमाउंट पे किया है, उसके बाद है फीस दी है उन्होंने ROC को, या फिर पेमेंट टू कंप्लाई एक्ट को कंप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट की है, या अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू सब्सक्राइबर, मतलब जो अलॉटमेंट की है शेयर्स को, किसको, अपने सब्सक्राइबर्स को। तो ये सारी कंडीशंस जो है ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। बाकी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ओके, आपको पता होगा यहाँ पे कि जब भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 ऑफ मार्च को, तो 31 ऑफ मार्च के बाद कंपनी को AGM करानी होती है। AGM कितने मंथ के अंदर करानी होती है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके विद इन 6 मंथ के अंदर करना होता है। तो 6 मंथ कहाँ पे खत्म हो जाएगा, 30 ऑफ सितंबर को। तो कंपनी को वहां पे क्या करना पड़ता है, अपना जो AOC 4 होता है, जो AOC 4 होता है ये ROC को फाइल करना होता है कितने दिन के अंदर, ये AOC 4 फाइल करना होता है विद इन 30 डेज के अंदर फाइल करना होता है। और जो MGT 7 होता है ये विद इन 60 डेज फाइल करना होता है। ये AOC 4 कहाँ से, जहां पर आपका जो है AGM खत्म हुई वहां से, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। एंड MGT 7 भी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, जब आपकी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ उसको आपके 60 डेज के अंदर आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो AOC 4 और MGT का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। ये आप फॉर्म नंबर अच्छे से याद कर लीजिएगा। AOC 4 किसका है, एनुअल अकाउंट का, और MGT 7 है एनुअल रिटर्न का। ओके, सो हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, अब हम लास्ट चीज देखते हैं। चलो, अब क्या होगा, नोट, इफ डोरमेंट कंपनी हैज वायलेटेड सेक्शन 455 ROC में, अगर कोई डोरमेंट कंपनी है, अगर वो अपने सेक्शन का 455 का अगर कंप्लाई नहीं करती, उसको वायलेट कर देती है, तो क्या होगा, तो ROC क्या कर सकता है, ROC के पास क्या क्या पावर है, ROC के पास 2 पावर है। सबसे पहली पावर तो ये है कि वो कन्वर्ट कर देगा कंपनी को इनटू एन एक्टिव कंपनी, मतलब जो इनएक्टिव कंपनी थी उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव कंपनी में। अगर आप सेक्शन को फुलफिलमेंट ही नहीं करोगे तो ROC के पास पावर है। ठीक है, ROC में लिखा है, शेल नहीं, ROC इन दोनों में से कुछ भी कर सकता है। चाहे तो वो कंपनी को कन्वर्ट कर सकता है एक्टिव कंपनी में, या फिर कंपनी का जो नेम है वो रिमूव कर देगा। कहां से, सेक्शन 248 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट। ओके, सेक्शन 248 के अंदर से जो है इसके नाम को जो है रिमूव कर देगा। कैसे रिमूव कर देगा, ये सेक्शन किसका है, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। तो उसके बाद इसका जो नेम है कंपनी का रिमूव कर सकता है, या फिर कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, क्योंकि बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है जो अपलोड नहीं हो पाती है ठीक से। अब हम लास्ट कंसेप्ट देखेंगे। आज हम ये जो है फॉर्म नंबर याद करेंगे। आप ये फॉर्म नंबर अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रोसीजर कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोसीजर डालूंगी कि एक्चुअली में जो कंपनी है वो कैसे ROC को फॉर्म फाइल करती है, कौन से
फॉर्म में फाइल करती है, कैसे एप्लीकेशन फाइल करेगी, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, क्या कंडीशंस होंगी, ये सारा जो भी प्रोसीजर है मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। आज हम क्या याद करेंगे, फॉर्म नंबर याद करेंगे। फॉर्म नंबर, पहला फॉर्म नंबर है MSc 1। MSc 1 किस चीज का है, एप्लीकेशन बाय कंपनी टू ROC फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। जो कंपनी है वो एप्लीकेशन फाइल करेगी किसको, ROC को, अपने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को होल्ड करने के लिए। MSc 2 है सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी। जो ROC है वो सर्टिफिकेट दे देगा कंपनी को, डोरमेंट कंपनी का। फिर उसके बाद है MSc 3 है। MSc 3 किसका है कि एनुअल कंप्लायंसेस बाय डोरमेंट कंपनी। जो डोरमेंट कंपनी है वो एनुअल कंप्लायंसेस जो करेगी उसका फॉर्म नंबर है MSc 3। उसके बाद है MSc 4 है एप्लीकेशन बाय कंपनी टू ROC फॉर स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। उसके बाद अगर कंपनी जो है डोरमेंट कंपनी के बाद अगर वो एक्टिव में कन्वर्ट होना चाहती है तो वो क्या करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी किसमें, MSc 4 के अंदर। किसको, ROC को, फॉर किसके लिए कि अब वो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है। उसके बाद क्या है, MSc 5 है सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी बाय ROC। MSc 4 के अंदर जो कंपनी है वो फाइल कर रही है ROC को फॉर ओब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ किसके लिए, एक्टिव कंपनी के लिए, कि अब वो एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है। उसके बाद MSc 5 में जो ROC है वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा किसका, एक्टिव कंपनी का, कि आप अपनी डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये कौन सा फॉर्म नंबर देगा, MSc 5 में, ठीक है। इसमें आपको रिप्लाई करेगा सर्टिफिकेट देके। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डोरमेंट कंपनी की मीनिंग एंड ऑल। सो मैं अब ये सोच रही हूँ कि आप जो है आप अच्छे से इस कंसेप्ट को पढ़िएगा। एंड उसके बाद ये है कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं इसका प्रोसीजर समझाऊंगी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डोरमेंट कंपनी में मोस्टली बच्चे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मार्क्स में आता है, 5-10 मार्क्स में, तो आप उसको पूरा फुल प्रोसीजर के साथ लिख के आएंगे। ओके, सबसे पहले दोबारा से एक बार मुझे कंडीशन रिवाइज करा दीजिएगा डोरमेंट कंपनी का। डोरमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, 455। इसके लिए 3 कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्या, आपका जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट है, आप अभी कोई भी काम नहीं करना चाहते, आप फ्यूचर में करोगे। दूसरा ये है कि आप एसेट्स को होल्ड करना चाहते हो और अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट को रजिस्टर्ड कराना चाहते हो और कंपनी ने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की है। तो ये कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी ROC को फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। और ROC जो है डोरमेंट कंपनी का स्टेटस कितने सालों के लिए देता है, 5 सालों के लिए देता है। ओके, 5 साल के बाद कंपनी को अपने आप को इन एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट करना होता है, नहीं तो ROC जो है खुद इनको एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर देगी या फिर इनका नेम जो है रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर देगी। इनएक्टिव कंपनी कौन सी होती है, जो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही और उसने AOC 4 और MGT 7 भी ROC को फाइल नहीं किया है। AOC 4 क्या होता है, एनुअल अकाउंट का। MGT 7 किसका होता है, एनुअल रिटर्न का। फिर हम बात करें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की, तो कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, बट किनको छोड़ के, तीनों को छोड़ के। कौन कौन सी, पेमेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफिस एंड रिकॉर्ड, अगर आपने जो है कंपनी को मेंटेन करने के लिए कोई पेमेंट किया है, या फिर ROC को फीस की पेमेंट किया है, या फिर उन्होंने जो है अपने एक्ट को कंप्लाई करने के लिए CA, CS या फिर किसी प्रोफेशनल को पेमेंट की है और अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स अलॉट किए हैं अपने सब्सक्राइबर को, तो ये क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे। बाकी सारी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट था कि अगर कंपनी सेक्शन 455 को वायलेट करती है तो क्या होगा, तो कंपनी को जो ROC है क्या करेगा, ROC उस कंपनी को जो है एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है या फिर कंपनी का नेम जो है रिमूव कर सकता है फॉर द सेक्शन स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी चैप्टर में। उसके बाद ये फिर ये सारे फॉर्म नंबर है कि MSc 1 में जो है एप्लीकेशन कंपनी फाइल करेगी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस होल्ड करने के लिए। MSc 2 में सर्टिफिकेट दे देगा डोरमेंट कंपनी का ROC। उसके बाद जो है MSc 3 में एनुअल कंप्लायंसेस की बात है डोरमेंट कंपनी के। फिर MSc 4 है कि अगर कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट होना है तो वो एप्लीकेशन फाइल कर देगी ROC को। उसके बाद MSc 5 में जो ROC है वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट दे देगा कि अब आप जो है अपने आप को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अभी तो इतना ही बता रही हूँ डोरमेंट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी जिसमें मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी आपको कि डोरमेंट कंपनी में प्रोसीजर क्या होता है। सो आप सिर्फ इतना कंसेप्ट आप जब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ से, किसी भी कंसेप्ट से रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके,
सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।